अभी एक जो चार्ट देखा आपने उसमें मेन समस्या क्या है कि स्पाउस जो है वो जॉब पे नहीं जाता है, वर्क नहीं करता है। कहीं कहीं ये समस्या आ जाती है कि भाई जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा वर्क लाइफ को अपना टाइम देने पे उतारू हो गया है। तो ये क्यों डिफरेंसेस आते हैं? सेवंथ हाउस इज ऑल अबाउट द मैरिज। सेवंथ हाउस में एक जोडियक साइन आएगा जो आपको आपके स्पाउस के बारे में बताएगा, लेकिन इस जोडियक साइन के साथ साथ हर प्लैनेट का एक और जोडियक साइन भी होता है। जो प्रकाश ग्रह हैं, प्लैनेट मून और प्लैनेट सूर्य, उनके पास एक ही जोडियक साइन है। तो आई थिंक मून सूर्य जब भी इनका सेवंथ हाउस के अंदर व्यवस्था बनती है तो मैरिज पे एक स्ट्रेट प्रेडिक्शन पॉइंट जो है वो चला जाता है कि ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि उस प्लैनेट के पास एक तो सिंगल जोडियक साइन है और सूर्य के मैटर्स में सूर्य की तो मूल त्रिकोण राशि भी जो है वो यो ही है। तो मीन्स वो अपनी ही राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि के रूप में लेता है। चंद्रमा के साथ चीज़ें थोड़ी अलग हैं, वो वृषभ राशि को मूल त्रिकोण के रूप में लेता है। इसीलिए आई थिंक वाटर एलिमेंट की जब हम बात करते हैं तो हम कहते हैं भाई कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है। अब कैंसर और स्कॉर्पियो इन दोनों वाटर एलिमेंट्स में कुछ तो फर्क होगा। द फर्क कम्स फ्रॉम द प्लैनेट। कैंसर का लॉर्ड मून है जो कि टॉरस में मूल त्रिकोण रखता है। इट मीन्स वो अपनी पूरी पावर टॉरस से कहीं ना कहीं खींचने की कोशिश करता है एंड टॉरस इज ऑल अबाउट स्टेबिलिटी। वहीं जब बात आएगी स्कॉर्पियो की, लॉर्ड इज प्लैनेट मंगल। मंगल का मूल त्रिकोण इज मेष। मेष में फायर है। तो स्कॉर्पियो में आपको वो पॉजिटिव होना, एक दूसरे को पकड़ लेना, वो ऊर्जा जो है ज़्यादा देखने को मिलेंगी। तो ये डिफरेंसेस होते हैं कि कैसे आप अपने चार्ट के सेवंथ हाउस को और हाउसेस से लिंक कर सकें। भाई अगर आप किसी भी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे टू अंडरस्टैंड कि भाई मेरी मैरिज का जो कॉन्सेप्ट है वो किस तरह से चल रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर सबसे पहले आपके सेवंथ हाउस को देखेगा, लगन कुंडली के सप्तम भाव को। फिर वो कहेंगे कि भाई सप्तम भाव में ये राशि है, इसका ये स्वामी है, ये स्वामी पीड़ित है, ये स्वामी अस्त है, रेट्रो है, अव्यवस्थित है, तो मैरिज में कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। वो प्रॉब्लम्स आएंगी कहाँ से, किस तरह से वो लॉर्ड ऊर्जाओं को खींच के लेके आ रहा है, तो ये आपको कैसे पता लगेगा? पिन पॉइंट हो गया कि भाई हाँ, इस हाउस के ऊपर दूसरे किसी हाउस का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है, वो दूसरे किसी प्लैनेट का भी इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो मीटिंग के जो सर्कमस्टांसेस होते हैं समटाइम्स वही व्यवस्थित कर देता है उस प्लैनेट का दूसरा जोडियक साइन। जैसे कि मैं कहूँगा कि मेष लगन की कुंडली है, लेट्स से मेष लगन की कुंडली है, सेवंथ हाउस में कौन सी राशि आ रही है? तुला। स्वामी इज शुक्र। शुक्र की लेकिन एक और राशि है, दैट इज वृषभ। वो आपके चार्ट में कहाँ है? सेकंड हाउस के अंदर। क्या हो गई? मारक हो गई। तो शुक्र इज द प्रबल मारक फॉर द मेष लग्न। तो अब यहाँ पे आपका जो पर्सन होगा वो सेकंड हाउस को भी इन्फ्लुएंस करेगा, आपके मनी मैटर्स को, फाइनेंशियल मैटर्स को, फैमिली को। और हो सकता है कि दूर से आ रहा हो पर्सन लेकिन बाद में आपके ही सिटी के अंदर कहीं व्यवस्थित हो जाए। तो यहाँ चांसेस ऐसे नहीं देखने चाहिए कि भाई लिब्रा ही हमेशा सेवंथ हाउस को डोमिनेट कर रही है। एक्चुअली वृषभ भी उसे कर रही है, बट एक डिफरेंट तरीके से। तो प्लैनेट, सेवंथ हाउस में आती हुई राशि और उसका दूसरे हाउसेस से कनेक्शन, ये आपको बहुत मदद कर सकता है अपने रिलेशन, मैरिज, इसके डायनामिक्स को समझने में। क्योंकि यहाँ क्वेश्चंस कैसे बनते हैं, फर्स्ट इज मैरिज है या नहीं है, सेकंड इज मैरिज है तो किस टाइम पे है, थर्ड इज अर्ली मैरिज हो जाएगी, डिले आएगा, डिनाइल है, क्या यहाँ व्यवस्था लगी हुई है, एंड द फोर्थ इज किस तरह का पर्सन हो सकता है, फिफ्थ इज क्या इन्फ्लुएंसेस आ रहे हैं, क्या वो जॉब साइड से आ रहा है, क्या वो इन लॉज की तरफ से कोई प्रपोजल आ रहा है, मैट्रिमोनियल साइट्स हैं वहाँ से कोई इन्फ्लुएंस उठ के आ रहा है। तो इन सब को अगर आपको जज करना है ना, तो आपको ईजिली उस सेवंथ हाउस की राशि को देख लेना है, उसके स्वामी को पकड़ लेना है और उस स्वामी से पूछना है भाई तुम्हारी दूसरी राशि कहाँ पे है और दूसरी राशि आपके चार्ट में किस हाउस में आ रही है। ठीक है, हम 12 लग्न के लिए ही अभी उसको समझने की कोशिश करेंगे। आपने ये एक बार व्यवस्थित कर लिया, दैन यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई ये पर्टिकुलर जो हाउस है वो भी मेरी मैरिज में कोई प्रभाव डाल रहा है। कई बार होता है भाई मैरिज में इन लॉज में मदर इन लॉ बहुत इन्फ्लुएंस डाल रही है, और ये आपको सेजिटेरियस में बहुत होता हुआ दिखाई देगा, वर्गों में काफ़ी आपको होता हुआ दिखाई देगा कि इन्फ्लुएंस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि 10th हाउस में भी एक राशि सेवंथ हाउस के लॉर्ड की ही आ रही है, उसके ऊपर वो इन्फ्लुएंस आ रहा है। तो वहाँ से भी वो कुछ ना कुछ एनर्जी ड्राइव करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको ये देखना है कि सेवंथ हाउस में आती राशि, उसका स्वामी, उस स्वामी की कौन सी और दूसरी राशि है। देयर एस्ट्रोलॉजर्स ने कॉन्सेप्ट बनाया एंड दिस अबाउट द मूल त्रिकोण। मूल त्रिकोण क्या है कि भाई मूल ऊर्जा इस प्लैनेट की कहाँ से आती है। भाई ये प्लैनेट के पास 2 राशियाँ हैं, हम कैसे जज करेंगे कि इसकी राशि जो है मेष या फिर स्कॉर्पियो कौन सी राशि से अपनी मूल ऊर्जाओं को लेता है? तो वो प्लैनेट अपनी मूल ऊर्जाओं को मेष से लेता है। लेट्स से सेवंथ हाउस में स्कॉर्पियो आ रही है, फॉर अ टॉरस राइजिंग सेवंथ हाउस में स्कॉर्पियो आ रही है। आप अपनी मैरिज को जज कर रहे हो, स्कॉर्पियो जैसा कोई पर्सन हो सकता है, बट द पर्सन एक्चुअली ड्राइविंग ऑल द एनर्जीज फ्रॉम द मेष, क्योंकि मंगल की मूल त्रिकोण राशि। तो उसके बिहेवियर में वो मेष के कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो झलकने की कोशिश करेंगे, चाहे वो फिजिकल फीचर्स हो, चाहे वो उसकी पर्सनालिटी हो, चाहे आपकी उपद लग्न हो, उसके ऊपर भी वही फीचर्स झलकने की कोशिश होंगी, क्योंकि उस प्लैनेट की मूल ऊर्जा वहीं से ड्राइव हो रही है। तो हमें एस्पेक्ट से पहले, कंजंक्शन से पहले ये देखना चाहिए कि इस प्लैनेट की मूल ऊर्जा आती कहाँ से है। जैसे कि टॉरस राइजिंग में 12th हाउस में मेष आ गई, तो 12th हाउस इज व्हाट? 12th हाउस इज फॉरेन ट्रेवल, 12th हाउस इज लिबरेशन। फॉर अ टॉरस राइजिंग हो सकता है वो मैरिज में जब बिल्कुल फंस जाए
तब कहीं जाने की कोशिश करें, क्योंकि द पार्टनर इज गिविंग द लिबरेशन, पार्टनर फ्रीडम दे रहा है, लिबरेशन दे रहा है, या पार्टनर की ये बेसिक डिमांड है कि उसको लिबरेशन और फ्रीडम जो है ऑल द टाइम चाहिए। एक्सपेंडिचर्स बहुत ज़्यादा होने लगेंगे, इवन टू मीट द पर्सन एक्सपेंडिचर्स आपको स्पाइक अप होते हुए दिखाई देंगे। 12th हाउस की वाइब्रेशन उसके अंदर आ चुकी है। मीटिंग सर्कमस्टांसेस में 12th हाउस विल प्ले द इंपॉर्टेंट रोल। सो व्हाट 12th हाउस इज, 12th हाउस कई बार टेम्पल्स को दिखाता है, स्पिरिचुअल प्लेसेस को दिखाता है। 12th हाउस इज एनीथिंग एवरीथिंग दैट जस्ट कनेक्टेड विद द फॉरेन एलिमेंट। तो फॉरेन एलिमेंट मीन्स वेस्टर्न कल्चर के जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो मैरिज में एक्टिवेट हो सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कैसे वो सर्कमस्टांसेस प्लैनेट ने ड्राइव करने की कोशिश करी, क्योंकि उसके ऊपर प्रभाव जो है वो उस ही पर्टिकुलर हाउस का आ रहा है, किसी और हाउस का नहीं। देन द सेकंड इज डिले, डिनाइल एंड ऑल। इसमें गाइस देखिए, शनि का जितना इन्फ्लुएंस आपके 7th हाउस के ऊपर आएगा या फिर उसकी मेन जोडिएक साइन के ऊपर आएगा, उतना डिले डिनाइल की तरफ चार्ट जो है चला जाता है। डिले की तरफ मैक्सिमम चार्ट जो है वो सैटर्न की वजह से ही जाते हैं। कोई राजयोगकारी अगर प्लैनेट बना हुआ है तो वो चार्ट को जल्दी विवाह दे देता है, क्योंकि एज पर BPHS एंड अदर क्लासिकल टेक्स्ट, मैरिज इज नॉट कि भाई आपको केवल और केवल 7th हाउस का चैनलाइजेशन देखना है। मैरिज इज समथिंग जो कि आपके समाज में प्रतिष्ठा, इमेज जो है वो ग्रो करती है। तो कोई राजयोगकारी प्लैनेट क्या करता है, आपकी इमेज को ग्रो कराता है। अब इमेज यहाँ से इस तरह से ग्रो हो सकती है, तो जितने चार्ट में राजयोग होते हैं उतनी प्रोटेक्शन हो जाती है कि भाई ये पर्सन जो है मैरिज में जा सकता है। थर्ड सिंपल सा फॉर्मूला है कि त्रिकोण में जब भी दूसरी राशि आएगी या त्रिकोण से प्लैनेट का जब भी संबंध बनेगा आपके 7th हाउस के लॉर्ड का, वो मैरिज में डिले को इंक्रीज करता है। केंद्रों से जब भी संबंध बनेगा तो मैरिज के अंदर वो जल्दी लाने की कोशिश करता है, जल्दबाजी थोड़ी यहाँ देखने को मिलती है। और जब भी उसका संबंध 6 से 12 हाउसेस से बनता है तो प्लैनेट और पर्सन दोनों फियर में आ जाते हैं, फिर वो जाने की ही कोशिश नहीं करते। इसे ही अब हम समझेंगे कि हर लगन के लिए ये कैसे व्यवस्थित होता है, आखिर चल क्या रहा है, कैसे वो चल रहा है, अगर चल रहा है तो अगर मेष लगन की बात करें, 7th हाउस शुक्र से आता है, तुला से आता है, और तुला ही शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, यहीं से वो अपनी पावर को ड्राइव करता है। एंड द सेकंड ज़ोडिएक प्लैनेट का आपके 2nd हाउस में लगा हुआ है। 2nd हाउस इज व्हाट, आपकी फैमिली, आप आजीविका यहीं से प्राप्त करते हैं। ये आपके जीवन की मूल जो संरचना है उसको 2nd हाउस रिप्रेजेंट करता है। तो अब यहाँ करा क्या है, आपके पर्सन ने उसने सारी पावर 7th हाउस से उठाई है, एंड दैट पर्सन इज इन्फ्लुएंसिंग योर 2nd हाउस। तो यहाँ पे अगर ऐसे क्वेश्चंस होंगे भाई एक ही फैमिली में रह सकते हैं या नहीं रह सकते हैं, क्या ये पर्सन मेरी फैमिली को इन्फ्लुएंस करेगा या नहीं करेगा, बहुत ज़्यादा करेगा। मैरिज की सस्टेनेबिलिटी केवल इस पर्सन के हाथ में है, क्योंकि 7th हाउस से अष्टम भाव जो होता है वो आपकी मैरिज की सस्टेनेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ पे प्लैनेट ने करा क्या, प्लैनेट ने उस हाउस में 7th से अगर आप अष्टम बनाओगे दैट इज 2nd हाउस, वहाँ पे अपनी ही राशि को रख रखा है, दैट इज वृषभ। वृषभ को वहाँ पे रख रखा है, तो इट मीन्स कि प्लैनेट खुद ही, पर्सन खुद ही मैरिज की सस्टेनेबिलिटी को प्लस और माइनस कर सकता है। इट मीन्स कि आपके कोई भी एफर्ट, कोई भी प्लस और माइनस आपकी तरफ से कुछ उसको प्रभावित ही नहीं कर सकता। वो पर्सन खुद ही बताएगा कि मैरिज चलेगी या नहीं चलेगी। यहाँ पे मैरिज अपने आप में एक फियर का कारण बन जाती है, क्योंकि 2nd हाउस में टॉरस है और 7th हाउस के अंदर लिब्रा है। इट मीन्स पर्सन को लगता है कि मेरे को अगर ग्रो करना है जीवन में तो मैरिज उसमें एक या तो व्यवधान है या फिर उसमें एक बहुत बड़ा सहायक है, या तो वो व्यवधान है पूरी तरह, क्योंकि ओवरऑल तो मारक ऊर्जाएं बहुत ज़्यादा चैनलाइज्ड हैं चार्ट के अंदर। 7th हाउस में मारक है, 2nd हाउस में मारक है, और द पॉजिटिव साइड इज कि भाई 2nd हाउस आपकी आजीविका है और 7th हाउस आपका कहीं ना कहीं व्यापार है, वाणिज्य है। तो इस पर्सन का सीधा इन्फ्लुएंस आपके प्रोफेशन की तरफ आएगा। हो सकता है प्रोफेशन में सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल जाए, वर्क लाइफ में सिमिलैरिटीज़ देखने को मिल जाए। हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं आपके प्रोफेशन से ही आता हुआ देखने को मिल जाए, बट विद दिस पर्सन मदर के साथ जो कनेक्शन है वो सेटअप नहीं रह पाएगा। मदर के साथ सबसे बड़ी जो इसमें डिस्टर्बेंस आएगी वो इस पर्सन का आपकी मदर के साथ एक तरह का डिस्प्यूट आप कह सकते हैं जो देखने को मिलेगा। द रीजन इज टॉरस इज द मेन ट्राइन ऑफ प्लैनेट मून, सो योर मदर मून एनर्जी ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग योर 2nd हाउस। सो यू वांट इमोशन टू ड्राइव योर 2nd हाउस, कि भाई मेरी फैमिली में इमोशंस की वैल्यू मुझे बहुत ज़्यादा है, इमोशनल सेटलमेंट होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए और इमोशंस बने रहने चाहिए। एंड नाउ दिस पर्सन इज कंट्रोलिंग योर 2nd हाउस टू, सो दिस पर्सन इज टेलिंग यू अबाउट व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू, क्या करना है क्या नहीं करना है, और ये बहुत बड़ा चैलेंज मैरिज के अंदर बन जाता है। ओवरऑल स्टार्ट के अंदर मैरिज मेष लगन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि हाँ, यहाँ पे आपकी मदर के साथ सामने वाले पर्सन का प्लस माइनस हो सकता है। मीन्स देखने में सबसे इंपॉर्टेंट डायमेंशन यही डायमेंशन बन के निकलती है। नाउ फीचर्स की अगर आप बात करते हैं तो देखिए, वृषभ एक ऐसी राशि है जो कि चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है। सो ये पर्सन ट्राई कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि चंद्रमा को कंट्रोल करने की, सारी ऊर्जा उठाता है 7th हाउस से और चंद्रमा को कंट्रोल करता है। इस पर्सन के साथ सबसे बड़ी समस्या मीन्स मेष लगन में आपका जो स्पाउस है, पर्सन है, उसके साथ सबसे बड़ी समस्या इमोशंस को ही चैनलाइज करने के अंदर आएगी, केवल इमोशंस को चैनलाइज करने में। एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस तो इस पर्सन की तरफ से काफ़ी अच्छे दिखाई देंगे, क्योंकि आपके धन को कंट्रोल कर रहा होता है ना कि भाई पूरे के पूरे धन को ही कंट्रोल करने पर पर्सन आ गया। प्रोफेशन से कहीं संभावनाएं बन सकती हैं, उसमें भी वाणिज्य, द फाइनेंसेस, बैंकिंग
बैंकिंग इंस्टीट्यूट, बैंकिंग जो व्यवस्थाएं होती है वहाँ से पर्सन उठ के आ सकता है। कुछ ना कुछ इस पर्सन के अंदर है जिसमें ये मून को, इमोशंस को, साइकोलॉजी को, या फिर आप कह सकते हैं कि सेकंड हाउस इज ऑल अबाउट द फाइनेंस, इन 3-4 चीज़ों को समझने की, अंडरस्टैंड करने की अपनी तरफ से पूरी 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 कोशिश कर रहा है। और मैरिज का सस्टेन करना केवल इस पर्सन के हाथ में है। कई बार हो जाता है कि आपके एफर्ट जो है वो बहुत कुछ कंट्रोल कर सकते हैं, बट इट जस्ट इज़ नॉट, क्योंकि ये जो आपका सामने वाला पर्सन है, इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग योर सेकंड हाउस, इट इज़ इन्फ्लुएंसिंग द फैमिली टू द मैक्स, बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है। मैरिज में डिले आप ये मान सकते हैं कि भाई बहुत जल्दी मैरिज यहाँ करना इज़ बहुत एडवाइजेबल नहीं है। दो ये पर्सन विल, ये ट्राई करेगा, सामने वाला पर्सन जो है वो ट्राई कर सकता है टू नो मोर अबाउट योर फैमिली एंड टू जस्ट बी अ पार्ट ऑफ योर फैमिली। तो वो जल्दी मैरिज की व्यवस्थाएं सामने की तरफ से आ सकती हैं, बट पर्सन को उसमें देरी ही करनी चाहिए। मीन्स आपको उसके अंदर कुछ ना कुछ देरी रखनी चाहिए, क्योंकि यहाँ चंद्रमा भी उस राशि को कंट्रोल कर रहा है और आपका 7th हाउस भी। तो एक डिस्प्यूट, एक फाइट दिखाई देती है कि भाई मैरिज के बाद बाहर चलना है, मैरिज के बाद बाहर बसना है, मैरिज के बाद मुझे पूरा कंट्रोल चाहिए तुम्हारी फाइनेंस के ऊपर, तुम्हारे आप कह सकते हो सस्टेनमेंट के ऊपर, तुम्हारे फ्रेंड सर्कल के ऊपर पूरा कंट्रोल स्थापित करने की कोशिश पर्सन 7th हाउस से कर रहा है। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर डिले आ रहा है तो आपके वो फेवर के लिए हो सकता है। अगर हम सेकंड बात करते हैं वृषभ लगन की, तो वृषभ लगन में 7th हाउस में स्कॉर्पियो आती है। ठीक है, स्कॉर्पियो मीन्स मंगल की एनर्जी है, वाटर का एलिमेंट है, आपको इमोशनल पर्सन देखने को मिल सकता है। बट इफ़ यू सी द लार्जर पिक्चर, मंगल की मूल त्रिकोण राशि आपके 12th हाउस में आती है, दैट इज मेष। तो मंगल क्या करेगा, पूरी एनर्जी को ड्राइव करेगा मेष से और आपके 7th हाउस के अंदर पुट कर देगा। 12th हाउस से कौन सी एनर्जी आ सकती है? 12th हाउस से लिबरेशन आता है, फ्रीडम आती है। 12th हाउस से आउट ऑफ बॉक्स सॉल्यूशंस आते हैं। तो यहाँ पे जो पर्सन आपको देखने को मिलेगा, वन थिंग इज वृषभ लगन में मैंने आपको एक पॉइंट कहा था कि अगर दूसरी राशि 6, 8, 12 में आ गई तो वो एक तरह का डिले जो है वो इंडिकेट करती है। तो यहाँ एक तरह का डिले जो है वो इंडिकेट हुआ है, और अगर जल्दी करने की कोशिश करते हैं तो वो 12th हाउस का इफेक्ट देखने को मिलेगा। मीन्स लव मैरिज की तरफ, रिलेशनशिप टर्निंग टू मैरिज, वेस्टर्न कल्चर, यूरोपियन कल्चर, वो सब यहाँ आपको देखने को मिल सकता है इन योर पर्सन या फिर इन द मैरिज। बट ये जो चीज़ें हैं वो थोड़ी डिस्टर्बिंग आफ्टर मैरिज हो सकती हैं, बिकॉज उसकी कॉल क्या है, मीन्स द कॉल ऑफ योर पर्सन इज कि मैं 12th हाउस की एनर्जी को उठाऊंगा और 7th हाउस में पुट कर दूंगा। नॉट 12th हाउस इज फ्रीडम, लिबरेशन। अब अगर कोई फ्रीडम और लिबरेशन की कॉल को 7th हाउस में पुट कर दे, या तो पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है मैरिज में जाने के लिए, मीन्स आपका पर्सन, या फिर आप खुद ये फील करोगे कि भाई इसको जो फ्रीडम चाहिए, जो इसको स्वतंत्रता चाहिए, वो कहीं मैं नहीं दे पा रहा हूँ, या मेरी तरफ से पूरी नहीं जा पा रही है। तो ये एक नेगेटिव फैक्टर बनता है इन द रिलेशनशिप थिंग, ये एक नेगेटिव फैक्टर बनता है। सेकंड, पॉजिटिव एनर्जीज बहुत एक्सट्रीम की देखने को मिलेंगी, बिकॉज मंगल की, आई टोल्ड यू, मंगल की वो एनर्जी जो है वो आपके 7th हाउस के अंदर ट्रिगर अप हो रही है। सूर्य का प्रभाव देखने को मिलेगा। तो आप कह सकते हैं कि हाँ भाई, पर्सन जो है अपने फादर से या अपने अंकल से, फादर या अंकल, दो जो पर्सनालिटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं इस पर्सन की लाइफ में, बिकॉज उसकी मेन एनर्जी कहाँ से आ रही है? 12th हाउस से। नाउ 12th हाउस इज़ द हाउस जहाँ पे सूर्य का MKS लगा हुआ है, ठीक है, और 12th हाउस जो है वो सूर्य को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं करता है। तो दिक्कत यहाँ क्या हो रही है कि पर्सन की लाइफ में फादर इंपॉर्टेंट भी है, एंड द पर्सन इज जस्ट नॉट अप्रिशिएटिंग हिज हर फादर्स एक्शन, हिज फादर हर फादर, देख सकते हैं आप। तो आपका पर्सन जो है उनके एक्शंस को शायद अप्रिशिएट नहीं कर रहा है। तो ये सर्कमस्टांसेस भी बिल्ड करता है। सर्कमस्टांसेस क्या हो सकते हैं? 12th हाउस, द फ्रीडम, लिबरेशन, और ये आप कह सकते हैं कि इंटीमेट रिलेशंस को भी दिखाता है। तो कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस में पहले ही जो 12th हाउस की ऊर्जाएं हैं, बैड प्लेजर की एनर्जीज हैं, वो चैनलाइज हो सकती हैं, मैक्स पे चैनलाइज हो सकती हैं, पर्सन पॉजिटिव हो सकता है। एंड थर्ड, फ्रीडम। फ्रीडम तो आप ये समझिए बिल्कुल भर के चाहिए यहाँ पे। मीटिंग सर्कमस्टांसेस ऐसे ही होंगे जो कि वेस्टर्न कल्चर, यूरोपियन कल्चर, वो होता है ना कि बाहर मिलना, या फिर आप कह सकते हैं कि रेस्टोरेंट एंड ऑल, वो सब वाइब्रेशंस आपको यहाँ देखने को मिल सकती है इन योर पर्सन। तो ये वृषभ लगन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वे है टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे इन लॉज का फैक्टर शायद फादर इन लॉ की तरफ से आ सकता है। एंड द सेकंड इज 12th हाउस का फैक्टर बहुत रहेगा। कई बार लोग पूछते हैं कि भाई फॉरेन ट्रेवल या फॉरेन की कोई व्यवस्था हो सकती है कि यहाँ पे पूरा विदेश का सेटअप ही उतर के आपके 7th हाउस में आ गया। मीन्स विदेश इज डोमिनेटिंग, फॉरेन कंट्री, फॉरेन एनवायरमेंट डोमिनेटिंग योर 7th हाउस। समटाइम्स होता है कि पर्सन आफ्टर मैरिज फॉरेन चला गया, या कोई फॉरेनर है उसका इन्फ्लुएंस है, तो सोशल मीडिया, फ्रेंड सर्कल, सोशल मीडिया पे रहना चाहिए। आई थिंक काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है टू मीट समवन दैट पर्सन इज जस्ट कनेक्टेड द फॉरेन लैंड, वो ध्यान रखना चाहिए। बिकॉज एट द एंड उसकी एनर्जी आ रही है 12th हाउस से। आपको लग रहा है स्कॉर्पियो है, बट वो एनर्जी लेता है 12th हाउस से। ना अगर हम जमनाई की बात करें तो 7th हाउस में कौन सी राशि आ गई? सजिटेरियस। और
इसकी दूसरी राशि कहाँ पे है? आपके 10th हाउस के अंदर। इट मीन्स 7th हाउस में गुरु की मूल त्रिकोण राशि आ गई है। गुरु की ऊर्जाएं आपके पर्सन को जो है प्रभावित कर रही हैं, और गुरु की एनर्जीज जब भी पर्सन को प्रभावित करती हैं, आई थिंक इंटेलेक्चुअल रिलेशंस आपको देखने को ज़्यादा से ज़्यादा मिलते हैं। बट कम्स टू द जो फिजिकल एनर्जीज होती हैं, जो इंटीमेट एनर्जीज होती हैं, वो प्लैनेट जुपिटर मीन्स द काम के हाउस में जुपिटर का आना एप्रिशिएटेड नहीं है। तो पॉजिटिव साइड क्या है कि यार इंटेलेक्चुअल हो सकता है, बातचीत में पर्सन जो है विश्वास कर सकता है, बट द पर्सन और द एनर्जी 7th हाउस, यहाँ मेन ट्राइन तो इसका 7th हाउस में है गुरु का, बट इसकी अदर ज़ोडिएक साइन आपके 10th हाउस के अंदर है। सो 10th इज व्हाट? 10th इज द मदर इन लॉ, 10th इज द मैरिटल हैप्पीनेस, 10th इज द प्रोफेशन, 10th इज ऑल अबाउट सुख, जो कि मैरिज के बाद आता है। एंड दैट हाउस इज ऑल्सो इन्फ्लुएंसिंग योर 7th हाउस। तो आपके पर्सन की मेंटालिटी पे 10th हाउस का इन्फ्लुएंस काफ़ी ज़्यादा है, प्रोफेशन का भी है, मैरिटल हैप्पीनेस का भी है, और मदर का भी है। तो आप ये मान सकते हैं कि दीज 4 और 5 एलिमेंट विल डिसाइड द फ्यूचर ऑफ योर रिलेशनशिप। अगर वहाँ से एक्सेप्टेंस आता है तभी ये चार्ट आगे की तरफ मूव कर सकता है, क्योंकि आपको 7th हाउस में लग रहा है कि यार फायर का ज़ोडिएक साइन है, पर्सन इनिशिएटिव्स लेगा, डेफिनेटली इनिशिएटिव्स लेगा। बट अगर ये पाइसेस की एनर्जीज डोमिनेट कर गई 7th हाउस को, लेट्स से वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है, जॉब का प्रेशर बहुत ज़्यादा पर्सन के ऊपर है, या फिर मदर का प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया है, तो ये 7th हाउस फेल कर सकता है, इसमें डिस्टर्बेंस आ सकता है। दूसरा ज़ोडिएक साइन केंद्र पे ही है, तो सर्कमस्टांसेस आई थिंक अर्ली एज में ही बनने शुरू हो जाने चाहिए मैरिज के, कि अर्ली एज में ही सर्कमस्टांसेस बनने लग गए। बट अगेन अगर 10th हाउस का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आता रहा तो आप ये कहिए ये उठ के चार्ट जो है बैक करता रहेगा, फिर ये उसमें जा ही नहीं पाएगा, चाहे कहीं और से कितना भी एक्सेप्टेंस या कितनी भी व्यवस्थाएं लग जाए। तो समटाइम्स ये होता है कि आपके 10th हाउस में अगर ज़्यादा प्लैनेट बैठे हुए हैं, लेट्स से फॉर द जेमिनी राइजिंग 10th हाउस में बहुत प्लैनेट बैठ गए और उनकी दशा भी चल रही है, तो एक तरह का वो बैकलॉग क्रिएट कर देता है, वो एक तरह का कार्मिक एक्सेस क्रिएट कर देता है दैट यू हैव टुवर्ड द मैरिटल हैप्पीनेस। यू पिछले जीवन में मैरिटल हैप्पीनेस नहीं मिली थी और ये आपके पर्सन को फील हो सकता है। तो आई थिंक 10th हाउस को पिक्चर में रखना चाहिए। मीटिंग सर्कमस्टांसेस में 10th हाउस विल प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। 10th हाउस इज व्हाट? 10th हाउस इज कर्म भाव। तो कर्म, जो भी निष्काम कर्म करे जाता है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे रहेंगे। इसमें ये भी हो सकता है कि आप एनजीओज की तरफ जा रहे हैं, इसमें ये भी हो सकता है कि भाई आप जो है दान, डोनेशन, स्पिरिचुअल यात्राएं ये करते रहते हैं। जितना भी निष्काम कर्म आप करोगे प्रोफेशन के अलावा, निष्काम कर्म मीन्स आपको रिजल्ट नहीं चाहिए उस वर्क करने से, उतने ही चांसेस टू मीट द पर्सन और टू टेक इट टू मैरिज इंक्रीज होते हुए चले जाएंगे। सो द पॉजिटिव एनर्जी इज कमिंग फ्रॉम द 10th हाउस एंड द नेगेटिव ऑल्सो कमिंग फ्रॉम द 10th हाउस। सहज 7th हाउस में है जरूर, बट 10th हाउस का इन्फ्लुएंस बना हुआ है प्लैनेट के ऊपर, बिकॉज उसका दूसरा ज़ोडिएक साइन जो है वो 10th के ही अंदर फॉल करता है, बना हुआ है। नाउ आफ्टर मैरिज इसमें क्या हो सकता है? आफ्टर मैरिज भी पर्सन की कॉल जो है वो मैरिटल हैप्पीनेस को लेके बहुत ज़्यादा है। मीन्स पर्सन इज जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि भाई ये मैरिटल हैप्पीनेस बनी रहेगी नहीं बनी रहेगी, इसके अंदर होगा क्या, इसे समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश आपका पर्सन जो है कर रहा है। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली के बारे में बहुत पूछे, फैमिली की इंक्वायरी करता रहे। और 10th हाउस में पाइसेस आना इंडिकेट करता है, 10th हाउस के अंदर पाइसेस की वाइब्रेशन जो है वो इंडिकेट करती है कि कहीं ना कहीं एक जो होता है ना कि भाई फॉरेन एनवायरनमेंट का इन्फ्लुएंस वो भी रिलेशन के अंदर या मैरिज के अंदर बना रह सकता है। ओवरऑल तो अर्ली टाइम से ही सर्कमस्टांसेस बिल्डअप जो है वो हो जाने चाहिए, बट फिर भी अगर नहीं हो रहे हैं तो आप ये कंफर्म करके रखिए कि 10th हाउस इज़ नॉट परफॉर्मिंग वेरी वेल 7th हाउस के अलावा। और 10th हाउस को अगर आप अच्छा परफॉर्म कराना है तो या तो प्रोफेशन में बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहिए या फिर कोई निष्काम कर्म करना है स्टार्ट कर दीजिए। उसको करना इज़ द बेस्ट रेमेडी टू चैनलाइज द दशम भाव। और मदर इन लॉ का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा आएगा, मीन्स उनका इन्फ्लुएंस टू द मैक्स स्टार्ट में देखने को आपको मिलेगा। यहाँ पे ये भी हो जाता है कई बार कि भाई मैरिज के बाद पर्सन जो है काम करने नहीं जा रहा है या बहुत ज़्यादा काम कर रहा है, तो उसका दूसरा पैर जो है, दूसरा उसका ध्यान जो है वो आपके 10th हाउस के अंदर लगा हुआ है। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम बात करते हैं कि भाई लियो के लिए क्या, कैंसर साइन के लिए, कैंसर राइजिंग के लिए क्या यहाँ पे हो सकता है, तो कैंसर राइजिंग के लिए 7th हाउस में कौन सी एनर्जी आ रही है? द एनर्जी इज कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन की एनर्जी आपके 7th हाउस में आ गई, शनि की एनर्जी आ गई। अब आप शनि को जैसे ही देखोगे आप कहोगे यार 7th हाउस में सैटर्न की एनर्जी है, तो आई थिंक सैटर्न की तरह कोई पर्सन जो है कोल्ड हो सकता है, ड्राई हो सकता है। 7th हाउस में अगर सैटर्न बैठे हुए हैं या किसी केंद्र में बैठे हुए हैं आपके चार्ट में, तो वो एक पंच महापुरुष राजयोग भी लगाएंगे, शश। तो आई थिंक यही शनि जो है अगर राजयोग लगा रहे हैं तो ये मैरिज में डिले को कम कर देते हैं और मैरिज की तरफ पर्सन जो है मूव कर सकता है। अब यहाँ पर आप सोच रहे हैं कि भाई 7th हाउस में शनि की राशि है तो 7th हाउस से कहीं ना कहीं मैरिज को डोमिनेट करेगा, बट एक्चुअली शनि की मूल त्रिकोण राशि इज इन द अष्टम भाव।
So your person is driving all the energy from the Ashtam Bhav. Now what Ashtam Bhav for you? Ashtam Bhav is the इन-लॉज. अष्टम भाव आपका इन-लॉज का हाउस है. अष्टम भाव डीप रिसर्च का हाउस है. अष्टम भाव इज ऑल अबाउट डार्कनेस और इन डेप्थ जब आप रिसर्च करते हो ना कि भाई ये गहरा कुआं है, इसमें जाने क्या निकल आए, कब क्या निकल आए. अष्टम भाव ट्रांसफॉर्मेशन को भी रूल करता है. वो आपके 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है बहुत ज़्यादा. तो अष्टम भाव की वाइब्रेशंस आपके 7th हाउस को, मैरिज के हाउस को रिफ्लेक्ट कर रही हैं, रूल कर रही हैं. इट मीन्स कि भाई अगर ऐसे पॉइंट के ऊपर हो जहाँ पे पर्सन जो है मैरिज में जाने से पहले या रिलेशन को मैरिज की तरफ लेके जाना है, तो अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा. इट मीन्स द इन-लॉज विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल है. बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल वही प्ले करेंगे, वही सेटअप करेंगे, वही व्यवस्थित करेंगे इस पूरी की पूरी मैरिज की लाइन को. अगर आप कहें कि भाई नहीं, अष्टम भाव को हटा के मैरिज की तरफ जाना है, मीन्स मोस्ट ऑफ द केसेस में तो पॉसिबल ही नहीं है, हटाया ही नहीं जा सकता. अष्टम भाव कैसे ना कैसे 7th हाउस को डोमिनेट करेगा ही करेगा. तो अष्टम भाव क्या है आपके पर्सन के लिए? सेकंड है. आप 7th हाउस है तो उसकी फैमिली है. आपके लिए वो क्या हो गया? इन-लॉज हो गया. अष्टम जो ये हाउस बना है अष्टम इज ऑल अबाउट द रिसर्च है. तो कहीं ना कहीं सर्कमस्टांसेस में 8th हाउस डोमिनेट करेंगे. 8th हाउस डार्क इन नेचर है, हिडन इन नेचर है, सीक्रेटिव प्लेसेस हैं. अष्टम भाव सीक्रेटिव प्लेसेस को दिखाता है कि भाई कहीं ना कहीं सीक्रेटिव प्लेसेस हो सकते हैं. या 8th हाउस को आप लाइब्रेरी भी कह सकते हैं. 8th हाउस को आप ऐसी जगह कह सकते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा रिसर्च करी जा रही है. 8th हाउस को आप ऐसे प्लेसेस कहते हैं जहाँ पे बहुत ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, बहुत ज़्यादा बदलाव आते हैं. 8th हाउस को बहुत ओपन प्लेसेस नहीं कहा जा सकता, जैसे मॉल हो गए या फिर कैफ़ेज़ हो गए, वो 8th हाउस में नहीं है. कोई हिडन प्लेस जो है वो अष्टम से निकल के आता है. तो ये सर्कमस्टांसेस को डोमिनेट करने लग जाएगा. बट आफ्टर 8 उसका बनना, उसका जाना अष्टम पे ही डिपेंड करता है. तो द मोर एनर्जी यू आर गिविंग टू योर अष्टम भाव, लेट्स से अष्टम भाव में कोई प्लैनेट बैठा हुआ है, अगर आप उसको चैनलाइज कर रहे हो तो भी आप मैरिज के ऊपर वर्क कर रहे हो. तो 7th हाउस के साथ साथ अष्टम को ध्यान में रखना चाहिए, बिकॉज आपके पर्सन की मेन एनर्जी आती है अष्टम से. कई बार क्या होता है कि भाई इन-लॉज ही मैरिज को डोमिनेट करने लग गए. द इन-लॉज जस्ट अफेक्टेड द रिदम ऑफ द मैरिज. ये यहाँ पे हो सकता है. क्यों हो सकता है? अष्टम से वो ऊर्जा उठ के आपके 7th में आ रही है, वो प्रभावित कर रहे हैं, वो प्रभाव यहाँ देखने को मिल रहा है. तो सामने वाले की बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है उसकी फैमिली के अंदर, वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है किसी तरह की डीप रिसर्च को करने में, पैसा बनाने में, पैसा कमाने में बहुत इंटरेस्टेड है पर्सन. और वो पर्सन चाहता है अपनी फैमिली की सस्टेनेबिलिटी, कि फैमिली जो है वो सस्टेन करे, फैमिली के अंदर वो सस्टेनेंस जो है आए. और यहाँ पर शनि की पोजीशन जो है वो आई थिंक यूएल और दारा कारक से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. क्योंकि टर्निंग टू मैरिज एक तो लंबा कॉन्सेप्ट है. लंबा कॉन्सेप्ट मीन्स 6 मंथ या 1 ईयर और उसके बाद, और उसमें आपको कोई ऐसा प्लैनेट चाहिए जो उस कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट कर पाए और अप्रिशिएट कर पाए. अगर वो नहीं करेगा तो फिर वो व्यवस्था बन ही नहीं पाएगी, नो मैटर एनर्जी डी के से आ रही है या यूएल से आ रही है. क्योंकि एट अ पॉइंट अष्टम भाव रोल प्ले करेगा और वो क्या है, वो आपके इन-लॉज हैं. तो उसको ओवर रूल करके आगे जाना जस्ट नॉट पॉसिबल. जो भी प्लैनेट यहाँ पे बैठा हुआ है उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, उसके ऊपर वर्क करने की कोशिश करनी चाहिए. और अष्टम भाव की 10 महाविद्याज में जो रूलर हैं, देवी हैं, वो माँ काली हैं. तो आप ये समझ सकते हैं कि कितना गहरा इन्फ्लुएंस जो है वो उनकी तरफ से उठ के इस चार्ट के अंदर आ रहा है. तो द पॉजिटिव साइड और द नेगेटिव साइड इज कि अष्टम भाव डोमिनेट कर रहा है आपके 7th हाउस को. अगर हम बात करें कि भाई लियो के लिए क्या हो सकता है, तो फॉर लियो राइजिंग द 7th हाउस जो है वो कैप्रिकॉर्न नहीं, एक्वेरियस से चलता है. एक्वेरियस मीन्स प्लैनेट शनि की एनर्जी है, कुंभ राशि है, शनि की ऊर्जाएं आती हैं और वो उसका मूल त्रिकोण है. इट मीन्स पर्सन सारी की सारी ऊर्जाएं 7th हाउस से ही लेता है. पर्सन भी इंटरेस्टेड हो सकता है मैरिज के अंदर, पर्सन भी मीन्स आपका जो सेम पर्सन है सामने वाला जो लियो राइजिंग. देखिए 7th हाउस के अंदर कुंभ राशि की ऊर्जाएं जो है आ रही है और इस प्लैनेट की दूसरी राशि आपके 6th हाउस में फॉल करती है. मैंने आपसे कहा था कि अगर दूसरी राशि 6 से 12 हाउसेज के अंदर आ जाती है तो एक फियर मैरिज में कहीं ना कहीं से इनपुट हो जाता है. एक मैरिज के अंदर एक फियर जो है वो व्यवस्थित हो जाता है, क्योंकि 6ठा हाउस एक तो प्रारब्ध का हाउस है, प्रारब्ध के कर्मास है. एंड 6th हाउस डिनोट्स द बाउंडेशंस, बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करता है. सो दिस पर्सन इन द 7th हाउस, आपका स्पाउस 7th हाउस के अंदर है, सैटर्न प्लैनेट और कुंभ राशि उसको डिनोट करती है. लेकिन इसकी कहीं ना कहीं ऊर्जाएं, इसका एक हिस्सा 6ठे हाउस के अंदर भी है. और 6ठा हाउस क्या है? किसी तरह की रिस्पॉन्सिबिलिटी या बाउंड्रीज का निर्माण. तो यहाँ पर जब भी ये दोनों हाउसेज कनेक्ट होंगे, मैरिज की बात होगी, तो उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटीज, बाउंड्रीज आने लगेंगी. ये एक वे है टू अंडरस्टैंड कि ये रिलेशन जो है मैरिज की ट्यूनिंग पे, वाइब्रेशन के ऊपर है या नहीं है, क्योंकि वहाँ से रिस्पॉन्सिबिलिटीज उठ के आएंगी.
आई नो पर्सन जो कि फॉरेन ट्रैवल कर रहा था एंड द कॉल ऑफ द अदर पर्सन जो उसका स्पाउस है, उसकी कॉल थी कि भाई आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और जो बाउंड्रीज़ हैं उनको फॉलो अप करते रहिएगा, नहीं तो जो मैरिज है ब्रेक हो जाएगी, वो नहीं चल पाएगी। क्यों नहीं चल पाएगी? क्योंकि 6th हाउस का पूरा कॉल ही क्या होता है, लीगल कॉल होती है, और ये 12th हाउस जो 7th हाउस है उससे 12वां है, उससे पिछला हाउस है। तो ये क्या कोशिश करता है, उसे ब्रेक करने की कोशिश करता है। तो यहाँ पर आप वो स्ट्रॉन्ग होल्ड आपके पर्सन का देख सकते हैं कि द पर्सन ऑल्सो गॉट द स्ट्रॉन्ग होल्ड इन द मैरिज, उसका भी स्ट्रॉन्ग होल्ड है, वो भी उसे चलाना चाहता है। बट द ट्यून इन क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाउंड्रीज अगर वो नहीं आती हैं तो 6th हाउस को एक्टिवेट चैनलाइज पर्सन कर सकता है, और उसमें क्या होगा, लीगल केसेस, डिस्प्यूट, फाइट्स, या फिर किसी ब्रेक रिलेशन का जो है ब्रेक हो जाना। तो यहाँ इन समस्याओं से पर्सन को गुजरना होता है, और आज के टाइम में आप कह सकते हैं कि ये जो है अर्ली मैरिज की संभावनाओं को थोड़ा कम रखता है। या तो पर्सन बिल्कुल ही सबमिसिव पर्सन हो, तब आप उसके साथ जो है अगर आप कोई सबमिसिव पर्सन है तो फिर वो मैरिज में जल्दी जा सकता है। बट अगर आप भी अपनी तरफ से डोमिनेंट हैं, दैन जस्ट नॉट गोना अप्रिशिएट द कॉल ऑफ द 6th हाउस कि भाई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बाउंड्रीज ही मुझे नहीं चाहिए, एंड समस्याएं जो हैं वो क्रिएट हो सकती हैं। तो ये चार्ट डीले की तरफ मैरिज में जा सकता है। नाउ द सेकंड इज द सर्कमस्टांसेस। कहीं ना कहीं 6th हाउस सर्कमस्टांसेस को बिल्डअप कर रहा है, क्योंकि उसका एक हिस्सा 6th हाउस के अंदर भी है, एक हिस्सा 7th हाउस के अंदर है। तो यू कैन से कि आपके आसपास से कुछ व्यवस्थाएं बन सकती हैं, आपके आसपास मीन्स आपके फ्रेंड सर्कल से, या फिर आप कह सकते हैं कि भाई जो मेरा फ्रेंड सर्कल है या फिर मेरा कोई प्रोफेशन है, मेरा जो वर्क है, वहाँ से कोई पर्सन उठ के मेरे जीवन के अंदर आ सकता है। इन दोनों कॉल्स को माना जा सकता है, बट उस पर्सन की मेन कॉल क्या होगी, द रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन दिस केस द इन लॉज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द 7th हाउस और द अदर हाउस इज नॉट इन्फ्लुएंसिंग द 7th हाउस, बट 6th हाउस इज, और 6th हाउस बाउंड्रीज को रिप्रेजेंट करता है। तो उसको ओवर रूल नहीं करा जा सकता, उसको आपको एक्सेप्ट ही करना पड़ेगा और अप्रिशिएट ही करना पड़ेगा। उसको अप्रिशिएट करने का बेस्ट तरीका क्या है कि प्रारब्ध कर्मों को मानिए और प्रारब्ध कर्मों को खत्म करने की कोशिश करिए बाय चैंटिंग सम मंत्रास ऑन रुद्राक्ष माला। अगर आप ये करते हैं तो एक तो मैनिफेस्ट किया जा सकता है, एंड देन सेकंड इज आप उन कर्मों से खत्म हो सकते हैं, उन कर्मों को जीवन से निकाल सकते हैं। थर्ड थिंग क्या है कि 6th हाउस जो है गाइस, इसके ऊपर प्लैनेट मंगल का बहुत गहरा प्रभाव है। तो मार्स की एनर्जीज तो आपको पर्सन के अंदर देखने को मिलेंगी, स्पेशली अगर चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट किया जाता है। मीन्स यू आर ए पर्सन जो कि सामने वाले पर्सन की बात नहीं मान रहा है, तो व्हाट यू विल कॉल, द पर्सन विल बिहेव लाइक यू से शनि जैसा पर्सन कि भाई कोल्ड और ड्राई हो जाता है, या मंगल जैसा पर्सन, द पर्सन गोना बिहेव लाइक मंगल, उसके अंदर मंगल की ऊर्जा निकलेंगी। या तो मांगलिक दोष जो है वो यहाँ देखने को मिल सकता है कि भाई प्रबल मांगलिक दोष है, वो मंगल की ऊर्जा वहाँ से उठ के बाहर निकल आती है। तो नेगेटिव साइड केवल 6th हाउस की वजह से है, और पॉजिटिव साइड मैं कहूँगा कि पर्सन भी यहाँ मैरिज को चलाने की अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है, क्योंकि उसका मूल त्रिकोण 7th में ही है, वो भी यहाँ पे 7th हाउस को प्रभावित करने में लगा हुआ है, इसके अंदर व्यवस्था बना के बैठा हुआ है। ओवरऑल क्या ये संबंध बहुत अच्छे हो सकते हैं, क्या यहाँ पे मैरिज जल्दी हो सकती है? आई से अगर आप एक सबमिसिव पर्सन है दैन ओके, बट अगर नहीं है तो आप ये समझिए कि डीले के लेयर्स जो हैं वो चार्ट के अंदर बिल्डअप होते हुए चले जाएंगे, क्योंकि आपको लगेगा कि यार 7th हाउस का पर्सन है, शायद ये भी बैलेंस चाहता हो, लेकिन उसके अंदर आपको कहीं ना कहीं वो 6th हाउस की वाइब्रेशन दिख जाएगी। द रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बाउंड्रीज, वो सारी जो व्यवस्था है यहाँ पे उठ के खड़ी हो सकती है। तो उसको आपको ध्यान रखना चाहिए। 6th हाउस कैसे प्लेसेस को दिखाता है, देखिए वैसे तो ये लीगल, हॉस्पिटल, कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आपको रहना पड़ता हो, बहुत बाउंड्रीज आपके आसपास लगी हुई हैं, स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ये भी 6th हाउस से उठ के आता है, क्योंकि वहाँ बाउंड्रीज है। जहाँ पे भी बाउंड्री है वहाँ आप 6th हाउस को इंक्लूड कर सकते हैं कि भाई यहाँ से कोई पर्सन जो है वो मुझे देखने को मिल सकता है। कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी, कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फाइट करने जाना, क्योंकि 6th हाउस है, तो उसका एक पैर कहीं ना कहीं इस हाउस में लगा हुआ है। अगर बात आती है वर्गो की, कि वर्गो के लिए क्या हो सकता है, 7th हाउस में कौन सी राशि आ रही है, प्लैनेट जुपिटर की राशि का नेम पाइसेस, मीन राशि है। मीन राशि गुरु की राशि, वाटर एलिमेंट है, डिवोशन है, तो यहाँ गुरु के अच्छे एलिमेंट हमें देखने को मिलने चाहिए। भाई डिवोशन आ रहा है, एक्सेप्टेंस आ रही है, और कहीं ना कहीं शुक्र की एनर्जी यहाँ पे बहुत फास्ट वर्क करती है। पाइसेस में शुक्र उच्च के हो जाता है, तो शुक्र का प्रभाव आपको आपके पर्सन में देखने को मिल सकता है। डिवोशन साइड से भी देखने को मिल सकता है, स्पिरिचुअल साइड से भी देखने को मिल सकता है, म्यूजिक, आर्ट, फाइन आर्ट्स, इनमें इंटरेस्ट भी देखने को मिल सकता है। अगर हम इस प्लैनेट की दूसरी राशि की बात करें तो वो राशि आ रही है आपके 4th हाउस के अंदर। 4th इज व्हाट, 4th इज आपका हृदय, आपके हार्ट को, आपके दिल को 4th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 4th हाउस आपके सुख को रिप्रेजेंट करता है, ये आपकी मदर को रिप्रेजेंट करता है, ये मून को रिप्रेजेंट करता है, ये जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। नेगेटिव साइड में ये मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो पॉजिटिव कॉल क्या है कि इस पर्सन का कहीं ना कहीं ध्यान आपके 4th हाउस के ऊपर है, कितने एसेट्स आपके पास हैं,
क्या आपके घर के अंदर पोजीशन है, क्या घर के अंदर वो सुख की व्यवस्था है या नहीं है, हैप्पीनेस है क्या नहीं है फैमिली के अंदर। तो यहाँ फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। आपका हार्ट, कितने प्योर पर्सन आप हैं, ये भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। या फिर इस चीज़ से मैरिज प्रभावित होती है, मैरिज के ऊपर इन्फ्लुएंस जो है वो उठ के आता है। ओवरऑल केंद्र में ही राशि है और मूल त्रिकोण राशि केंद्र में आ गई है। इस बात को एक्सेप्ट करके रखिएगा कि मैरिज में फादर इन लॉ का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, मून का इन्फ्लुएंस आपको देखने को मिलेगा, कुछ मूड स्विंग्स, अप डाउन, मूड स्किल्स का होना यहाँ पे हो सकता है। नेगेटिव मंगल यहाँ पे देखने को मिल सकता है। नेगेटिव मंगल इज व्हाट, नेगेटिव मंगल आपको कंट्रोल करने की कोशिश करता है, तो कंट्रोलिंग इफेक्ट भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। और ये फादर इन लॉ की तरफ से आ रहा है, या तो इस पर्सन के साथ कुछ ऐसा हुआ है जिसमें कि फादर ने बैडली से ट्रीट करा है, बैड और टॉक्सिक इमेज ऑफ फादर इसके मन में है, या फिर फादर से ओवर कनेक्टेड पर्सन होता है ना, कि ओवरली फादर से कनेक्टेड है। तो ये कुछ वाइब्रेशंस यहाँ पे आपके स्पाउस के अंदर, पर्सन के अंदर सेटअप हो रही है। जब भी आप अपने 7th हाउस को जज करोगे, आप कहोगे यार ठीक है, पाइसेस राशि है, वाटर एलिमेंट है, इमोशनल हो सकता है, बट एक्चुअल में ये पूरी ऊर्जा आपके 4th हाउस से ड्राइव करता है, क्योंकि वहीं पे इसकी मेन त्रिकोण राशि, मूल त्रिकोण राशि धनु जो है प्रेजेंट है। तो धनु इज अ ऑब्जेक्टिव ओरिएंटेड राशि है, कि वो पूरा मैरिज पे ऑब्जेक्टिव लगा के बैठा हुआ है। कई बार ऐसी भी कॉल आती है कि यू कैन से भाई आप बाहर नहीं जा सकते, या फिर आप अपने अनुसार जीवन में चेंजेस नहीं लेके आ सकते, बिकॉज योर पर्सन विल बिहेव लाइक अ सैज की तरह बिहेव करेगा। वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड राशि एक ऑब्जेक्टिव को सेट करती है, उसके पीछे बिल्कुल लग जाते हैं, बिल्कुल पागलों की तरह उसके पीछे दौड़ पड़ते हैं। तो ये भी इन्फ्लुएंस यहाँ पे पर्सन के ऊपर हो सकता है। द मीटिंग के सर्कमस्टांसेस को 4th हाउस भी कंट्रोल करता है और इफेक्ट में लाता है। आसपास आपका घर, दिल मीन्स आपके आसपास की जगह, कोई ऐसा फ्रेंड सर्कल आप कह सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है आपसे, तो वो भी यहाँ पे एक्सेप्ट किया जाएगा। और 4th हाउस सुख है, तो कोई भी ऐसा जोन जो कि आपको कंफर्ट देता है, लेट्स से फॉरेस्ट में जाना, जंगल जाना आपको कंफर्ट देता है, टेंपल जाना आपको कंफर्ट देता है, जो भी चीज़ आपको वो कंफर्ट देगी ना, जो सुख देगा, वहाँ पे इस पर्सन का पूरा ध्यान लगा हुआ है। सो इफ समथिंग इज गिविंग यू हैप्पीनेस, देन द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि वो चीज़ क्या है, वो पूरा कॉन्सेप्ट क्या है। तो कई बार जॉब में चेंज करो, ऐसी कॉल आ जाती है, आपको जॉब हैप्पीनेस दे रही है, कॉल ऑफ योर पर्सन इज कि आप जॉब के अंदर कुछ चेंजेस लेके आइए। ये क्यों हुआ? इट हैपेंड जस्ट कॉज योर पर्सन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग योर 4th हाउस। आपके 4th हाउस को समझना वो चाहता है, वो जानना चाहता है कि इस पर्सन को हैप्पीनेस जो है वो कहाँ से मिल रही है। तो हैप्पीनेस इज द कॉल, द रियल कॉल इज कमिंग फ्रॉम द 4th हाउस। उसको इग्नोर किसी भी कीमत पे नहीं करना चाहिए। यहाँ पे फैमिली प्रभाव डालेगी ही डालेगी, यहाँ पे इन्फ्लुएंस फैमिली की तरफ से उठेंगे, आपकी मदर की तरफ से उठेंगे, यहाँ पे इन्फ्लुएंस वो प्रभावित करेंगे आपकी मैरिज को। वो आपसे कह सकते हैं कि भाई मैरिज की इतना टाइम हो रहा है, आप क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आपका सुख कहीं ना कहीं मैरिज से कनेक्ट हुआ है। और जब मैं कहता हूँ सुख मैरिज से कनेक्ट हुआ है, तो यू कैन अंडरस्टैंड द मैरिटल हैप्पीनेस एंड द कॉल कि भाई जल्दी करनी चाहिए, अर्ली मैरिज होनी चाहिए। ये सारी कॉल यहाँ से निकलती हैं। अगर हम बात करें लिब्रा की, तो लिब्रा के 7th हाउस में कौन सी राशि आएगी? मेष राशि, मंगल की मूल त्रिकोण राशि। मंगल की दूसरी राशि कहाँ पे है? आपके 2nd हाउस के अंदर है। और 7th हाउस में मंगल की मूल त्रिकोण राशि होना, फायर का एलिमेंट होना, हमें क्या लगेगा कि यार मंगल की ऊर्जाएं जो हैं वो मैरिज को डोमिनेट करेंगी, फायर की ऊर्जाएं मैरिज को डोमिनेट करेंगी। पर्सन कैसा होगा? जो इनिशिएटिव्स को बहुत तेज़ी से लेगा और कहीं ना कहीं वो अपने ही हाउस के अंदर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड है। बट ये पर्सन क्या करता है? यहाँ से सारी एनर्जी को उठाता है। अंडरस्टैंड दिस कि कोई भी प्लैनेट मूल त्रिकोण से ऊर्जा को लेता है और वो अपने दूसरे जोडियक साइन को उससे इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पे वो दूसरा जोडियक साइन जो है वो स्कॉर्पियो है मंगल का, जो आपके 2nd हाउस में आ रहा है। अब वो स्कॉर्पियो को भी इन्फ्लुएंस करेगा बाय यूजिंग दिस मेष की एनर्जी, फायर की एनर्जी, इनिशिएटिव लेने की एनर्जी। तो इन द मैटर्स ऑफ द 2nd हाउस, आपके लिए आपका 2nd हाउस आपकी फैमिली है, आपके लिए आपका 2nd हाउस आपका आजीविका है, आपका फूड है, आपका शेल्टर है, आपका खाना पीना है, आपका रहन सहन आपके 2nd हाउस से आता है। नाउ द पर्सन इज इन्फ्लुएंसिंग योर 2nd हाउस, इट मीन्स ही इज जस्ट डोमिनेटिंग योर इकोसिस्टम। वो आपके इकोसिस्टम को डोमिनेट करेगा ही करेगा। अगर कोई भी चीज़ आपके लिए आजीविका जैसी है, जैसे कि आपका प्रोफेशन, समटाइम हैपेंस इन आफ्टर द मैरिज प्रोफेशन, जॉब नहीं करोगे, कम्स फ्रॉम द 7th हाउस, इस तरह का अगर हो तो इसमें वो पर्सन आपके 2nd हाउस को डोमिनेट कर रहा है, आपके आजीविका को, आपके रहन सहन को, आपके फूड शेल्टर को, आपकी पर्सनालिटी को, आपके ओवरलुक को, आपके बिहेवियर को, इन सबको डोमिनेट करता हुआ पर्सन यहाँ देखने को मिल सकता है। फैमिली के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस आ रहा है। और देखिए चार्ट की व्यवस्था कैसे हुई है कि 7th हाउस में मेष आ गई और 2nd हाउस के अंदर स्कॉर्पियो आ गई। इट मीन्स फैमिली में भी मंगल की राशि और
मैरिज में भी मंगल की राशि। तो फैमिली मैरिज को इन्फ्लुएंस ना करे, प्रभावित ना करे, बहुत कम केसेस में आपको देखने को मिलेगा, इधर द पॉजिटिव और द नेगेटिव, बट इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं से उठ के आएगा। और यहाँ पे अगर किसी रिलेशनशिप में है पर्सन, तो फिर हो सकता है वो फैमिली की कॉल को एक्सेप्ट ना करे। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि सेकंड हाउस, जो आपका सेकंड हाउस है, उसमें स्कॉर्पियो राशि आई है, जो कि मंगल की मूल त्रिकोण है ही नहीं, और वो कहाँ पे है? आपके 7th हाउस में। तो आपका कॉल क्या है कि यार ठीक है, 7th हाउस इज अ मेन हाउस फॉर मंगल। फीमेल्स के केसेस में ये ज़्यादा होगा कि अगर फिर भी फैमिली भी इन्वॉल्व है, तब भी पर्सन जो है अपने स्पाउस की तरफ ज़्यादा अपना ध्यान रखेगा, क्योंकि वहाँ पे उसकी मूल त्रिकोण राशि आई है प्लैनेट की। नाउ थर्ड में आप क्या कह सकते हैं, मीटिंग सर्कमस्टांसेस को सेकंड हाउस भी कंट्रोल करता है। सेकंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर इनकम, सेकंड हाउस इज़ द हाउस ऑफ योर आपका रहन सहन, जीवन पोषण यहीं से आता है। और सेकंड हाउस कहीं ना कहीं आपके, आप कह सकते हैं कि आपके इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करता है। तो इट नॉट कि भाई कोई एकदम से पर्सन कहीं से उठ के आ गया जो कि आपके इकोसिस्टम से कनेक्टेड नहीं है, वो इकोसिस्टम से कनेक्टेड होगा, फ्रेंड का फ्रेंड सर्कल से होना, कोई ऐसी एनर्जी ही देखने को यहाँ ज़्यादा मिलेगी। या फिर थर्ड थिंग, आप किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, नाउ दैट प्लेटफॉर्म इज़ योर इकोसिस्टम, ठीक है। अब उस इकोसिस्टम से कोई पर्सन उठ के आ जाएगा। इट नॉट कि एकदम से कोई नया पर्सन जीवन के अंदर कहीं से आ जाता है, या एकदम से कोई मैट्रिमोनियल साइड से कोई पर्सन जीवन में टपक जाता है, तो उसको तो आपको लास्ट पे रखना चाहिए। बेटर इज़ द इकोसिस्टम, की इकोसिस्टम से हम जाएँ, हमारी कॉल हमारे सेकंड हाउस से रिप्रेजेंट होनी चाहिए, बननी चाहिए, ये कॉल है ना। थर्ड थिंग, आई थिंक जब भी आपकी मैरिज आपके सेकंड हाउस को प्रभावित करे ना, तो वो मैरिज अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज़ हो जाती है, क्योंकि पर्सन की आजीविका, उसका जीवन, रहन सहन, पोषण सब कुछ सेकंड हाउस से आता है। तो मैरिज आपके पूरे के पूरे इकोसिस्टम को अपलिफ्ट भी कर सकती है और डाउन लिफ्ट भी कर सकती है। अपलिफ्ट अगर कर देगी तो जीवन बहुत ऊपर चला जाएगा, और अगर डाउन कर दिया तो ये डिप्रेशन का एक बहुत बड़ा एक टॉक्सिक क्लस्टर है, क्योंकि 4th हाउस को करती, 7th हाउस को करती, अष्टम को करती, देख लेते हैं। मेरे हाउस, मेरी लगन, उसके अगला हाउस ही इफेक्ट में डाल दिया, तो पर्सन ऐसा होगा जो कि आपके आसपास को, आपके आसपास के एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा प्रभावित करे। ओवर पॉजिटिव रिलेशंस भी देखने को मिल सकते हैं, एंड यहाँ पर आपके एफर्ट मैरिज को कम प्रभावित करते हैं, आपके पर्सन के बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि एट द एंड मैरिज में मूल कॉल सेकंड हाउस से ले जाती है, क्योंकि आपकी फैमिली भी है और मैरिज का सस्टेनेंस भी है। तो यहाँ पे आई थिंक द स्पाउस इज़ अफेक्टिंग द मैरिज डायमेंशन टू द मैक्स, बहुत मैक्स पे प्रभाव डालने की कोशिश है। तो सर्कमस्टांसेस में तो आप सेकंड हाउस के सर्कमस्टांसेस को मानिए कि कोई भी किसी भी चीज़ को आप अपना इकोसिस्टम बना लीजिए, थोड़ा उस समय रहिए उसके अंदर, और फिर वहाँ से कोई पर्सन जो है जीवन के अंदर आ सकता है, और ये हर बार होगा, हर बार यही पैटर्न जो है वो रिपीट होते हुए चले जाएंगे। तभी होता है कि भाई एक ही नहीं, कई पर्सन के साथ इंसान का रिलेशन होता है, प्लैनेट के साथ होता है, पर्सन के साथ रिलेशन होते ही नहीं है ना। तो अदर में अगर हम जाएँ तो स्कॉर्पियो, तो स्कॉर्पियो के लिए 7th हाउस में कौन सी राशि आ गई? टॉरस आ गई। टॉरस मून यहाँ पे अपलिफ्ट हो जाता है, मून की मेन पावर यहीं से आती है, मून की मूल त्रिकोण राशि है टॉरस एक्चुअली। तो मून 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कर रहा है, मून मीन्स इमोशंस, तो उसको इन्फ्लुएंस कर ही रहे हैं। तो अब जब आप 7th हाउस को देखेंगे, आप कहेंगे टॉरस है, स्टेबल है, स्टेबिलिटी यहाँ से निकल के आती है, तो आई थिंक कुछ ऐसी एनर्जीज देखने को मिल सकते हैं। बट मैं कहूँगा कि इस प्लैनेट की मूल त्रिकोण राशि लिब्रा है, और लिब्रा कहाँ पे है? आपके 12th हाउस के अंदर। 12th हाउस इज़ व्हाट? सॉल्यूशन, लिबरेशन। किसी भी समस्या से अगर आपको बाहर निकलना है ना, तो आपको अपना 12th हाउस देखना होगा। कर्मों के बंधन से बाहर निकलना है, 12th हाउस देखना होगा। कहीं पे फंसे हुए हो, बिल्कुल दबे हुए हो, फंसे हुए हो, सब चीज़ें आपके खिलाफ हैं, परेशानियों ने जकड़ लिया है, आपको 12th हाउस देखना होगा कि मैं यहाँ से लिबरेट हो पाऊँगा या नहीं हो पाऊँगा, कि मैं यहाँ से बाहर जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा। अब आपने अपने 12th हाउस को देखा, वहाँ पे कौन सी राशि आ रही है? लिब्रा, जो कि शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है। तो दिस हाउस विल डोमिनेट योर 7th हाउस। सो व्हाट हैपेंड हियर इज, मेरे 7th हाउस में टॉरस राशि आई, शुक्र की राशि है, मैंने उसे देखा, समझा कि स्टेबल कोई कनेक्शन हो सकता है, शुक्र से उसे मैनिफेस्ट किया जा सकता है। थोड़ा सा हम उठते हैं और हम देखते हैं कि यार लिब्रा, जो शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है, वो तो 12th हाउस में है। तो आपका पर्सन एक्चुअल में एनर्जीज कहाँ से लेता है? 12th हाउस से लेता है। तो यहाँ पर आपका पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करेगा। द थीम होंगे मैरिज में, रिलेशन के अंदर थीम होंगे फ्रीडम, लिबरेशन, मुक्ति चाहिए, या पर्सन के जीवन में आते ही कहीं ना कहीं क्लस्टर जो है, कॉम्प्लिकेटेड क्लस्टर्स में आप हो, उनसे आप मुक्त होने लग जाओगे। आपको लगेगा हाँ लाइफ जो है सॉर्टेड आउट होने लगी है। सॉर्ट आउट होता है ना कि भाई ये मैं फंसा हुआ था इन चीज़ों में, मैं एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहा था, मैं कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, मुझे एक क्लियर पिक्चर मिली, एक सॉल्यूशन मिला। तो मैरिज यहाँ पे सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा प्रभावित कर रही है।
12th हाउस में है, तो आई थिंक अर्ली मैरिज या फिर अर्ली टू आप कह सकते हैं कि अराउंड अराउंड 30, 31 टू यहाँ तक कुछ संभावना है इस चार्ट के अंदर बनने की व्यवस्था बैठती है। 12th हाउस एम के ऐसे सूर्य का, सूर्य वहाँ पे बिल्कुल शिथिल अवस्था में रहता है, तो ये एक चैलेंज के रूप में देखने को मिलेगा कि भाई इस पर्सन का जो आपका स्पाउस है उसका उसके फादर के साथ या अंकल के साथ इज अ टॉक्सिक टाइप ऑफ रिलेशन है। दो इन्फ्लुएंस्ड है, बहुत प्रभावित है, बट फिर भी उनके अंदर कुछ कमियां, उनके डिसीजंस में कुछ कमियां पर्सन जो है वो देखता रहता है। सूर्य के साथ ये पर्सन कनेक्टेड होगा ही नहीं। और 7th हाउस को इन्फ्लुएंस कौन कौन कर रहे हैं, शुक्र भी कर रहा है और चंद्रमा भी कर रहा है। तो मदर का इन्फ्लुएंस मैरिज पे आएगा ही आएगा। मदर का इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं से उठ के मैरिज के ऊपर आएगा। जब भी आप देखें ना कि आपका एक कोई रिलेशन है उसमें मदर का बहुत इन्फ्लुएंस आने लगा है, या फिर उसमें इमोशनल साइकिल्स बनने लगे हैं, मूड स्विंग्स बहुत रहने लगे हैं, तो कैन अंडरस्टैंड कि भाई हाँ ये अब मैरिज की वाइब्रेशन के ऊपर चलने लगा है। क्योंकि 7th हाउस में जो राशि आई है टॉरस, चंद्रमा उसके मूल अधिपति है। अधिपति का मीन्स चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि है, तो उसको चंद्रमा भी प्रभावित कर रहे हैं और आपका शुक्र भी कर रहा है, 12th हाउस की ऊर्जाओं को डाल रहा है। तो मीटिंग सर्कमस्टांसेस में मून और वीनस के मीटिंग सर्कमस्टांसेस, कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे या तो आर्ट की बात बहुत है, ड्रामा, थिएटर्स, सिंगिंग, म्यूजिक, ऐसी बातें बहुत हैं, शांत इलाके, शांत व्यवस्थाएं, और वेस्टर्न कल्चर, यूरोपियन कल्चर, मून और वीनस उनके ही मूल स्वामी है, वो यहाँ देखने को मिलेंगे। कैफ़े, रेस्टोरेंट, कुछ भी ऐसा जिसमें जो आप कह सकते हैं कि एनर्जी जो है अपलिफ्टेड रहती है, आपको पॉजिटिव ऊर्जा जहाँ से मिलती रहती है, वहाँ से ये चैनलाइज हो सकता है। सात्विकता है इसके अंदर। तो ये मीटिंग सर्कमस्टांसेस में 12th हाउस और मून का इन्फ्लुएंस आता है निकल के। इसके अलावा क्या कह सकते हैं, आई थिंक स्पिरिचुअल ट्रैवल्स डेफिनेटली हेल्प करेंगी। एंड योर पर्सन लुक्स लाइक और सीम्स लाइक कि वो एक लिबरेटेड टाइप का पर्सन है। लिबरेटेड का मतलब होगा कि जो होते हैं ना छोटे छोटे चीज़ों में उलझ जाने वाले, कि धर्म है, ये है, वो है, वो है, वो इन चीज़ों में नहीं। तो फॉरेन के चांसेस इसीलिए यहाँ ज़्यादा बनते हैं क्योंकि फॉरेन मीन्स द किसी टाइप का लिबरेशन, उसके चांसेस यहाँ पे आ जाता है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द मूल त्रिकोण, मूल त्रिकोण की ऊर्जाएं इस तरह से चार्ट के अंदर प्रवाहित होती हैं, चलती हैं। अगर हम बात करें धनु की, कि भाई धनु के लिए क्या हो सकता है, तो फॉर धनु लगन के लिए, वेल धनु लगन के लिए जो 7th हाउस है वो किससे प्रभावित है, वो प्रभावित है प्लैनेट बुध की ऊर्जाओं से। मिथुन राशि वहाँ पे आ रही है ना। बुध की ऊर्जाएं जब 7th हाउस को प्रभावित करेंगी तो कैन से कि भाई कोई बुध डिनोटेड, बुध टाइप का पर्सन जो है वो आपके जीवन के अंदर आ सकता है। बुध इज डिप्लोमेटिक प्लैनेट भी है, और कहीं ना कहीं ये प्लैनेट जो है वो आपको का कम्युनिकेशन, बातचीत करने वाला, इस तरह का प्लैनेट दिखाई देगा। एक इंटेलेक्चुअल टाइप का प्लैनेट बुध जो है वो है। यहाँ पर बुध का जो मूल त्रिकोण राशि है वो आपके 10th हाउस के अंदर आ रही है। तो जब क्वेश्चन होता है कि भाई कैसे अंडरस्टैंड किया जाए, इज दिस पर्सन इज द राइट पर्सन, क्या ये वही पर्सन है या नहीं है, तो आपको बुध की मूल त्रिकोण राशि देखनी होगी जो कि उसके जो कि आपके चार्ट में आपके 10th हाउस के अंदर आ रही है वर्क को। तो यहाँ से वो एनर्जीज को ड्राइव करता है। द पर्सन इज ड्राइविंग ऑल द एनर्जीज फ्रॉम द 10th हाउस ऑफ योर बर्थ चार्ट। नाउ 10th हाउस से वो एनर्जीज को लेता है और आपके 7th हाउस में इन्फ्लुएंस कर देता है। आई थिंक मैरिज में या फिर कोई पर्सन आपका पर्सन है या नहीं है, इसको समझने में आपका प्रोफेशन विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। वर्क लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, क्योंकि एक सहज राइजिंग अगर वर्क लाइफ में प्रॉब्लम्स को फेस कर रहा है तो कहीं ना कहीं उसके 7th हाउस में भी वो प्रॉब्लम्स जो है वो रिफ्लेक्ट हो रही हैं। कि रिलेशनशिप के अंदर भी या मैरिज के अंदर भी वो प्रॉब्लम्स जो है रिफ्लेक्ट हो रही हैं। द फर्स्ट प्रॉब्लम और द फर्स्ट थिंग जो है वो आपके 10th हाउस को स्टिम्युलेट करती है, और उसके बाद वो चीज़ आपके 7th हाउस की तरफ मूव करती है, मैरिज या रिलेशनशिप की तरफ मूव करती है। तो हमें हमेशा 7th हाउस को पिक्चर में कम और 10th हाउस को पिक्चर में ज़्यादा रखना चाहिए। मैरिज पे प्रोफेशन का बहुत इन्फ्लुएंस आएगा। पर्सन हो सकता है कि ओवर वर्कलोड में हो, ऑल द टाइम रहता हो, या फिर उसके पास काम भी नहीं हो, या काम की वजह से मैरिज में चैलेंजेस काफ़ी ज़्यादा आते हों। सेकंड, द मदर इन लॉ, मदर इन लॉ बहुत प्रभावित करेंगे, और पर्सन यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्केप्टिकल दिखाई देता है। नॉट यू बट योर पर्सन लुक्स लाइक कि बहुत ज़्यादा डरा हुआ, क्योंकि मैरिटल हैप्पीनेस, द पर्सन इज इंटरेस्टेड इन नोइंग कि भाई मैरिटल हैप्पीनेस का क्या होगा, मदर का क्या होगा, मेरी मदर का क्या होगा। तो मदर इन लॉ का इन्फ्लुएंस बहुत ज़्यादा आएगा, इमोशंस का इन्फ्लुएंस यहाँ पे बहुत ज़्यादा आएगा। और वर्क लाइफ, जैसे ही कोई रिलेशनशिप स्टार्ट होती है और अगर वो मैरिज की ट्यून के ऊपर पहुँचती है तो आप समझ सकते हैं कि वर्क लाइफ जो है वो चैनलाइज हो चुकी है। वर्क लाइफ में उसका कोई इन्फ्लुएंस आ रहा है। जब तक वो रिलेशन पॉजिटिव पे रहेगा, प्रोफेशन के अंदर कहीं ना कहीं पॉजिटिव वाइब्रेशंस दिखाई देंगी। और अगर रिलेशन के अंदर दिक्कत आती है तो उसका इन्फ्लुएंस जो है वो आपके 10th हाउस पे भी आएगा। द प्रोफेशन, द वर्क लाइफ के ऊपर भी उसका इन्फ्लुएंस आता हुआ दिखाई देगा। यहाँ पे पर्सन जो आपका स्पाउस है वो सारी ऊर्जाएं आपके 10th हाउस से निकाल के लेके आता है। 10th इज द एक्सट्रीम जो है, आप कह सकते हैं कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो केंद्र है वो 10th हाउस है। और यहाँ
जो 10th हाउस है वो मैरिटल हैप्पीनेस और मदर को इन्फ्लुएंस करता है, और इसी के साथ साथ इस हाउस के अंदर हमेशा और हमेशा मंगल स्ट्रॉन्ग रहते हैं और जुपिटर वीक रहते हैं। तो जो प्लैनेट आपको शुरू में इंटेलेक्चुअल लग रहा था, अब उसके अंदर थोड़ा चेंज आया है। अब उस प्लैनेट के अंदर जुपिटर की वाइब्रेशंस थोड़ी कम दिखाई दे रही हैं और मंगल की वाइब्रेशन अपलिफ्ट हो रही है। और मंगल को आप कह सकते हैं कि भाई एक्सट्रीमली फीमेल्स के लिए तो हेल्पफुल है, क्योंकि मंगल जो है बहुत ज़्यादा एक बली प्लैनेट है, एक स्ट्रॉन्ग प्लैनेट है। बट कम्स टू मेल, वही मांगलिक दोष, मंगल मीन्स एनर्जी का सही चैनलाइजेशन नहीं हो पाना, बातचीतें रुक जाना, बातचीतें नहीं हो पाना, कम्युनिकेशन का डिस्टर्ब हो जाना, वो सब प्रॉब्लम्स यहाँ पे इंडिकेट होती हैं। तो शुरू में जो कम्युनिकेशन का प्लैनेट दिखाई दे रहा था, एक्चुअल में उसको डोमिनेट कर दिया मंगल ने, और जुपिटर ने वहाँ पे उसको वीक कर दिया। तो हो सकता है पर्सन बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक हो या बहुत ज़्यादा बातचीत करने वाला हो हर जगह, बट कम्स टू योर साइड वो बातचीतें जो हैं वो कम या बिगड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। तो आपको किस प्लैनेट को मैनिफेस्ट करना चाहिए, किस प्लैनेट को हील हेल्प करने की कोशिश करनी चाहिए, आई थिंक वो प्लैनेट मंगल हो सकते हैं। हनुमान जी की तरफ चार्ट को मूव करना चाहिए, और ये मैरिज में भी आप पाएंगे, मैरिज के अराउंड भी पाएंगे कि थोड़ा स्पिरिचुअल होने लगे, थोड़ा वर्क लाइफ की तरफ आपका ध्यान जाने लगा, कहीं ना कहीं चार्ट हनुमान जी की तरफ मूव करने लगा। तो ये इंडिकेशंस हो सकती हैं। और मीटिंग सर्कमस्टांसेस में 10th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। 10th इज वर्क, प्रोफेशन, निष्काम कर्म, एनजीओ, सर्विस, हीलिंग, हेल्प, किसी भी तरह की ये काम जब आप स्टार्ट करोगे तो पर्सन के साथ कोई कनेक्शन जो है सेटअप हो सकता है। तो इसको आई थिंक एक कॉल के थ्रू लिया जा सकता है। मंगल यहाँ पे आ रहे हैं तो ट्रैवल भी देखने को मिलेगी, और वो भी डिस्टेंट प्लैनेट प्लेसेस की हो सकती है, मींस बहुत दूर की ट्रैवल्स यहाँ पे देखने को मिल सकती हैं। तो दिस इज़ फॉर द सैज राइजिंग। सैज के जो संबंध है वो आई थिंक इस लाइन के ऊपर चलने की हमेशा कोशिश करते हैं। अगर हम कैप्रिकॉर्न राइजिंग देखिए, 7th हाउस में चंद्रमा की राशि आ रही है, प्लैनेट मून के पास दूसरी कोई राशि नहीं है, लेकिन उनका जो मूल त्रिकोण है वो टॉरस के अंदर है। टॉरस आपके 5th हाउस में है। 5th हाउस और 7th हाउस का कनेक्ट बना या नहीं बना, 5th हाउस और 7th हाउस का यहाँ पे कनेक्शन बना है, और ये कनेक्शन जो है वो रिलेशनशिप टर्निंग टू मैरिज, रिलेशनशिप की वाइब्रेशन को मैरिज के अंदर लेके आ सकता है। 5th हाउस इमोशंस का मूल हाउस है। चार्ट के अंदर जितने भी इमोशंस चैनलाइज होते हैं उनका जो कंट्रोल है वो 5th हाउस के पास है, और यहाँ पर वो कंट्रोल कहीं ना कहीं आपके पर्सन के पास भी है। तो इमोशनल वैल्यू, इमोशनल चैनलाइजेशन मैरिज के अंदर काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगा, प्लस हो या माइनस, बट वो इमोशनल चैनलाइजेशन यहाँ पे बहुत ज़्यादा रहेगा। 5th हाउस के अंदर आप कह सकते हैं कि सूर्य की एनर्जीज भी आती हैं, और 5th हाउस के अंदर दान, दक्षिणा, स्पिरिचुअलिटी, ये सब आती हैं। तो ये सब आपके 7th हाउस को प्रभावित कर रही हैं। आध्यात्मिक कनेक्शंस जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं। कई बार ये कॉल होती है कि भाई आध्यात्मिक कनेक्शन मिलेगा या नहीं, स्पिरिचुअल कोई पर्सन मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो इससे ये भी एक ईज आउट हो रही है, इसमें भी एक समाधान हमें मिल रहा है कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन जो है पर्सन को मिल सकता है। सूर्य की, चंद्रमा की ऊर्जाएं आपके रिलेशन को प्रभावित करने लगी है। 5th हाउस संतान का भी हाउस होता है, तो आफ्टर मैरिज संतान पक्ष आपकी मैरिज को बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। आई वुड से कि भाई बहुत इंपॉर्टेंट चेंजेस, इंपॉर्टेंट शिफ्ट आफ्टर द संतान जो है इस चार्ट के अंदर आ सकता है। या फिर आप कभी अगर रिलेशन में रहते हैं, आपका पर्सन किसी आउटर रिलेशन में है, इस चीज़ का पता लगना आपके मैरिज के पूरे डायनामिक्स को हिला के रख सकता है। क्योंकि आपका पर्सन कहाँ से एनर्जी लेता है, वो एनर्जी लेता है आपके 5th हाउस से, और वो इनको आपके 7th हाउस के अंदर पुट करता है। कहीं ना कहीं उसका फ्रेंड सर्कल आपको ज़्यादा देखने को मिल सकता है कि भाई इसके फ्रेंड्स की संख्या काफ़ी ज़्यादा है, उसके ऊपर वो प्रभाव है टॉरस का। तो स्टेबिलिटी ये पर्सन आपके जीवन के अंदर ला सकता है। मैं इसको पॉजिटिव ही कनेक्शन की तरफ लेके चलूँगा, बट फिर भी जो संतान पक्ष है रिलेशनशिप में, रिलेशनशिप और संतान पक्ष ये बहुत ज़्यादा प्रभावित करते हैं आपके 7th हाउस को, मैरिज के हाउस को। ना तो थर्ड थिंग में आप कह सकते हैं कि 5th हाउस जो है एजुकेशन का हाउस है, तो कहीं ना कहीं मीटिंग सर्कमस्टांसेस में एजुकेशन जो है वो चार्ट को डोमिनेट करेगी। किसी तरह की एजुकेशन, किसी तरह का ऐसा प्लेस जो या तो दान के लिए बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, दान के लिए बहुत फेमस है, या कोई स्पिरिचुअल प्लेस है, वो यहाँ पे मीटिंग सर्कमस्टांसेस में बन सकता है। और 5th हाउस क्या है, और 5th हाउस इज़, आप कह सकते हैं 5th हाउस को आप थोड़ा प्रैक्टिकल होने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो पार्टी जो प्लेसेस होते हैं वो 5th हाउस से ही गवर्न होता है। तो पार्टी प्लेसेस हो गए, कोई स्पिरिचुअल प्लेस हो गया, या फिर कोई ऐसा प्लेस हो गया जिसमें कि दान दक्षिणा की या फिर टीचिंग की, एजुकेशन की बात काफ़ी ज़्यादा की जाती है, वो यहाँ पर 7th हाउस को इनडायरेक्टली प्रभावित कर रहा है। जो ये प्लैनेट मून के साइकिल्स होते हैं ना, द वैक्सिंग और द वेनिंग फेज, ये बहुत ज़्यादा रिलेशन को प्रभावित करते हैं। तो यहाँ रिलेशन एक रोलर कोस्टर की तरह है, उसमें अर्ली लेट इन चीज़ों से ज़्यादा आपको देखना चाहिए कि 5th हाउस की कितनी वाइब्रेशन आ रही है। रिलेशन टर्निंग टू मैरिज, इस तरह के काफ़ी कॉन्सेप्ट यहाँ पे बन सकते हैं, या फिर एक बार रिलेशन की वाइब्रेशन यहाँ पे सेटअप हो सकती है। पर्सन इवन मैरिज के पॉइंट पे है, बट फिर भी वो टाइम लेगा, फिर भी वो सोचेगा समझेगा। और संतान प्राप्ति, इट मीन्स कि लेट, जितने आप लेट होते चले जाएंगे
जितनी मैरिज में लेट होते चले जाएंगे उतनी ही मैरिज करने की इच्छा जो है तीव्र होती चली जाएगी, क्योंकि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है और आपके पर्सन का पूरा कॉन्सेप्ट क्या है, द संतान प्राप्ति, द 5th हाउस, परिवार कैसे चलेगा, वंश वृद्धि, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगे हुए हैं। दे आर द मेन कॉन्सेप्ट है फॉर मैरिज, इनका ध्यान रखना चाहिए। और आई थिंक मून को ही मैनिफेस्ट करना चाहिए। कोई प्लैनेट अगर 5th हाउस में बैठा भी हुआ है वो आपके रिलेशन को, मैरिज को बहुत प्रभावित करने वाला है। अगर हम बात करें एक्वेरियस की तो 7th हाउस में एक ही प्लैनेट सूर्य है जिनकी राशि आती है, सूर्य की मूल त्रिकोण राशि भी यही है और सूर्य की राशि भी यही है। तो आप प्लैनेट को देख सकते हैं किस तरह से वो इस हाउस को प्रभावित करता है। 20 डिग्री तक अगर आपकी लगन है तो वो सूर्य की मूल त्रिकोण हो गई, और उसके बाद है तो ये सूर्य की ही राशि के अंदर काउंट होती है। थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, बट इसका रिजल्ट क्या आता है कि केवल और केवल प्लैनेट सूर्य मैरिज को प्रभावित कर रहे हैं, और वो पर्सन कहीं बाहर से एनर्जी को नहीं लेके आता, वो यहीं से एनर्जी को उठाता है और इसी हाउस के अंदर इनपुट कर देता है। इट मीन्स वो पर्सन प्रभावित नहीं है। समटाइम्स यू से द प्रभावित है कि भाई कहीं इन लॉ से प्रभावित है, आउटर सर्कल से प्रभावित है, फ्रेंड सर्कल से, ऐसा नहीं है। वो पर्सन अपनी ही ऊर्जाओं को 7th हाउस के अंदर डाल रहा है, वो खुद से ही सीखता है, समझता है अपने ही एक्सपीरियंस से, और देन आपके 7th हाउस को, मैरिज को प्रभावित करता है। तो मैरिज में बाहर का प्रभाव कम, लेकिन आपके पर्सन का ही प्रभाव सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। इफ़ दिस इज फ्रॉम द मूल त्रिकोण, अगर 20 डिग्री तक की लगन है तो आप मान सकते हैं उसका बहुत स्ट्रांग प्रभाव आता है। और मूल त्रिकोण का मतलब होता है कि प्लैनेट का मूल स्वभाव, सूर्य का मूल स्वभाव मैरिज के लिए सेपरेशन कॉजिंग है। वो मैरिज को चलाने की कॉल सूर्य कभी रखते ही नहीं है। विरह है, दूरी है, डिस्टेंस है, वो सब यहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है। तो अगर मूल त्रिकोण का प्रभाव आ रहा है, मेन एनर्जी का प्रभाव आ रहा है, तो आप मान सकते हैं सेपरेशन कॉजिंग प्रभाव है। और अगर उसकी मूल राशि का मीन्स अगर 20 के ऊपर है डिग्री लगन की, तो आप यू कैन से कि भाई ठीक है, ये जो इन्फ्लुएंस है इसको झेला जा सकता है, इस इन्फ्लुएंस को एक्सेप्ट करा जा सकता है, क्योंकि मूल त्रिकोण में और राशि में बड़ा फर्क है। मूल त्रिकोण इज द मेन कॉल ऑफ द प्लैनेट, और सूर्य की मेन कॉल हमेशा सेपरेशन कॉजिंग है। चाहे वो लॉर्ड रामा के साथ हो सूर्यवंशी, वो सेपरेशन एक विरह है। चाहे वो उसके बाद सूर्य पुत्र और कर्ण की बात हो, वहाँ पे भी मैरिज की वजह से पर्सन को मारक प्रभाव मिलता है, मीन्स इमेज लॉस होता है। तो आप मान सकते हैं कि ये इमेज लॉस इंडिकेट कर सकता है अगर 20 डिग्री तक है। उसके उपरांत है, उसके बाद है, तो फिर भी इसको हैंडल अप किया जा सकता है। अगर 20 डिग्री तक है तो फिर आप ये समझ लीजिए कि सूर्य के अलावा शायद ही किसी और प्लैनेट के प्रभाव आपके पर्सन के अंदर देखने को मिले। मीटिंग सर्कमस्टांसेस में एज आई टोल्ड यू, सूर्य मीन्स कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे डोमिनेंस की बहुत ज़्यादा बात हो, किसी तरह की फाइट, असर्टिव होना, वो वहाँ चलता रहे। चाहे वो कोई कंपटीशन का एग्जाम हो गया, चाहे वो किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी करना हो गया, चाहे वो जो से बस स्टैंड हो गया, वहाँ पे भी एक धक्का मुक्की, एक डोमिनेंस है। जहाँ पे भी वो शांति है, जो डोमिनेंस नहीं दिखाती है, वहाँ मिलने के चांसेस बहुत कम है। मिलने के चांसेस, एक्सपीरियंस कैसे देखने को मिलेंगे, जहाँ पे डोमिनेंस बहुत है, असर्टिव होना बहुत है, एक फाइट चलती रहती है, एक युद्ध चलता रहता है, वो यहाँ पे उसको डोमिनेट करता है। और अगर वो 20 डिग्री तक है लगन, तो आप उसको ज़्यादा एक्सेप्ट करिए, ज़्यादा उसको कॉल मानिए। उसके उपरांत है तो वी कैन से कि भाई ठीक है, ये प्लस में जा सकता है, हो सकता है कि ऐसा नहीं देखने को मिले, या फिर हमें कोई शांत प्लेस से पर्सन देखने को मिल जाए। मूल त्रिकोण मीन्स द रॉ फॉर्म ऑफ द प्लैनेट, कि मूल रूप से प्लैनेट क्या व्यवहार करेगा। और मूल व्यवहार सूर्य का बिल्कुल ही आप कह सकते हैं कि वो मीन्स माई वे और हाईवे, जस्ट जनरल में अगर मैं कहूँ तो माई वे और हाईवे की कॉल है। अगर आप कहें कि मीन के लिए क्या हो सकता है, तो मीन के लिए 7th हाउस में कौन है, मीन के लिए 7th हाउस के अंदर आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, मीन के लिए 7th हाउस में आते हैं वर्गो, कन्या की ऊर्जाएं। कन्या बुध का मूल त्रिकोण है। मूल त्रिकोण का मतलब है कि बुध यहाँ पे अपने सारे ही प्रभावों को असर्ट करने की कोशिश करता है। और मूल रूप से बुध क्या है, बुध मूल रूप से एक व्यापारी है, वाणिज्य करता है, उसको व्यापार करने का पसंद है। व्यापार का मतलब है अपने लाभ को पहले देखता है। तो ये तो आप एक्सेप्ट करके चलिए कि आपका पर्सन नो मैटर व्हाट ही इज सेइंग और शी इज सेइंग, वो अपना लाभ, अपना जो गेन है वो पहले देख के चलेगा। एक व्यापार, एक वाणिज्य है। द बिजनेसमैन की कॉल जो है 7th हाउस के अंदर सेटअप हुई है। तो यहाँ पे व्यापार वाणिज्य की कॉल का 7th हाउस के अंदर सेटअप होना है। और इसी प्लैनेट की जो दूसरी राशि है वो आपके 4th हाउस में आती है। नाउ व्हाट 4th हाउस इज फॉर यू, 4th हाउस फॉर यू इज योर दिल। आपका जो दिल है ना वो 4th हाउस में होता है। आपके मन के सबसे करीब जो आपको होता है वो 4th हाउस होता है। तो 4th हाउस है, इट मीन्स कि वो पर्सन का अदर नेचर, जो उसका रॉ नेचर है वो आपको पसंद नहीं आता, बट उसका जो अदर नेचर है, जो उसका साइड नेचर है, कि भाई इसका जो अदर नेचर है वो थोड़ा सा हम्बल नेचर है। सो 80% पर्सन व्यापारी है, 20% वो सॉफ्ट है, स्वीट है, वो आपको ज़्यादा पसंद आता है। तो यहाँ पे मैरिज का मेन चैलेंज, मेन इशू इसका ट्रू रियलिटी, इसकी ट्रू पर्सनालिटी जो है पसंद नहीं आती है। जितना आप अपने पर्सन को जानोगे उतना उससे दूर होगे, जितना उसे जानोगे, जितना उसको समझोगे, उसके ट्रू सेल्फ को समझने की कोशिश करोगे। समटाइम्स इज द अध्यात्म इज द रियल इशू, कि भाई अध्यात्म ही समस्या बन गई,
क्योंकि पर्सन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड योर ट्रू सेल्फ एंड द ट्रू सेल्फ इज जस्ट व्यापारी का है, जो कि यहाँ पे दिक्कत करेगा। तो क्या करना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कम जाना जाए और द साइड पर्सनालिटी को ज़्यादा अप्रिशिएट किया जाए। यहाँ पे मैरिज में फादर इन लॉ का इन्फ्लुएंस बहुत आएगा और ये पर्सन भी कुछ ऐसा ही पर्सन दिखाई देता है जिसको आप कह सकते हैं इसका चाइल्डहुड स्टिल परेशान कर रहा है, प्रभावित कर रहा है। कई लोग ऐसे होते हैं कि भाई पैसा कमाए जा रहे हैं, उनको खुद को नहीं पता कितना कमाना है, बट उनका मेन इशू है कि बचपन में उन्होंने देखा नहीं, उनको वो मिली नहीं चीज़ें। यही मैरिज में एक इशू बन गया कि पर्सन को वो व्यवस्था नहीं मिली, तो अब वो बस लगा हुआ है उनके पीछे बनाने में, और उससे एक डिस्टेंस जो है क्रिएट हो जाती है। तो फोर्थ हाउस विल प्ले द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल। नाउ फोर्थ हाउस मीटिंग सर्कमस्टांसेस, ऐसी चीज़ें जो आपके दिल के बहुत आसपास है। तो ऐसी चीज़ें कौन सी हो सकती हैं, जैसे कि कोई प्लेस है जो आपको बहुत पसंद है, उसी के अंदर चले जाना, उसी में जाते रहना बार बार। कोई टेम्पल है जो आपको बहुत पसंद है, कोई गुरु है जो आपको बहुत पसंद है, वहीं जाते रहना आपको कोई पर्सन से मिला सकता है। बिकॉज इस पर्सन का ध्यान कहीं ना कहीं आपके फोर्थ हाउस के ऊपर है। जो चीज़ आपको पसंद है उस पर ये ध्यान लगा के बैठा हुआ है, उसको ये प्रभावित करने की कोशिश करेगा। वर्गो इज़ द मेन ट्राइन, लेकिन ये आती भी जेमिनाई के बाद ही है। तो इट मीन्स वो जेमिनाई से कुछ ना कुछ अंडरस्टैंडिंग बनाता है। पहला वो आपको जानेगा, समझेगा, एक इमोशनल डोमिनेंस बनाएगा, एंड देन विल शो यू द ट्रू सेल्फ। द ट्रू सेल्फ इज बिट व्यापारी। या तो ये ऊर्जाएं हैं, जो भी इसका प्रभाव आएगा आपके सुख स्थान को बहुत प्रभावित करेगा। यहाँ पे आप कह सकते हैं मीटिंग सर्कमस्टांसेस, मैरिज के चांसेस शुरू से ही बन जाने चाहिए, बट फिर भी क्योंकि वो आपको बहुत प्रभावित कर रहा है, पर्सन कई बार देरी कर देता है। वो खुद ही नहीं समझ पा रहा कि भाई मैं इसमें जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि उसको एक फियर है। द पर्सन जस्ट इतना इंपॉर्टेंट हो गया है कि ये मेरे पूरे के पूरे सुख को, होता है ना रिमोट से बंद कर देना आपके पूरे इकोसिस्टम को 1 मिनट में, वो ये पर्सन है। तो मीटिंग सर्कमस्टांसेस हो गए, इन्फ्लुएंस बुद्ध का हो गया, एंड आई थिंक डीले जो है यहाँ आ सकता है, बट स्टिल फादर इन लॉ जो है वो बहुत प्रभावित करते हुए दिखाई देंगे मैरिज को। इन लॉज का प्रभाव आएगा ही आएगा, उसको तो उसमें कोई फॉर बट नहीं है, उनका प्रभाव इस मैरिज के अंदर आएगा। और कहीं ना कहीं ये प्रभाव पर्सन जो है वो इंटरेस्टेड है कि इसकी इमेज सोसाइटी में किस तरह दिखाई देती है। तो अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि इमेज कैसे सोसाइटी में दिखाई देती है का मतलब है कि अरेंज मैरिज के चांसेस आपके स्पाउस की तरफ से बनने के चांसेस होंगे। मीन्स अगर वो नहीं बन रहे हैं और उसकी इमेज सोसाइटी में पॉल्यूट हो रही है, तो फिर वो शायद हो सकता है मैरिज में ना जाए। तो इससे हमने बहुत कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करी है। हाउस एक्टिवेशन, किस तरह का विवाह होगा, टाइमिंग एंड ऑल, इन चीज़ों के लिए हम एक बार और एक नए सेशन के अंदर मिलेंगे। तो तब तक के लिए